हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का यूनिट 4 करने वाले हैं, कंप्लीट यूनिट इन वन शॉट। तो पहला टॉपिक है हमारा डेवलपिंग अ पावरफुल मार्केटिंग प्लान। अब मार्केटिंग प्लान का मतलब क्या होता है या फिर मार्केटिंग मतलब क्या होता है? हमने इस पूरे जो भी हमारा ये पूरा सब्जेक्ट था, इसमें हमने यही पढ़ा था कि कैसे हम अपने बिजनेस को बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक बिजनेस की जो सबसे ज्यादा वी कैन से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिजनेस के अंदर होता है, वो होता है लोगों को अवेयर करना कि ये हमारा बिजनेस है, उसकी मार्केटिंग करना, है ना। तो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने में उसका मार्केटिंग जो चीज है ना, वो एक बहुत अच्छा and बहुत पावरफुल एस्पेक्ट प्ले करता है। तो किसी भी बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रेटजी या मार्केटिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी हेल्प से हम अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स को प्रमोट या फिर सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर अगर एक मार्केटिंग प्लान अच्छा हम बनाएंगे ना, तो देयर आर लाइक चांसेस कि हमारा बिजनेस भी ज्यादा सक्सेस अचीव करेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर एक मार्केटिंग प्लान अच्छा है ना, तो ज्यादा लोग अवेयर होंगे कि ये एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है, और फिर जो भी टारगेट ऑडियंस होगी वहां तक भी वो प्रोडक्ट पहुंचेगा और टारगेट ऑडियंस उस प्रोडक्ट को खरीद पाएगी। मार्केटिंग अच्छी होने से या फिर मार्केटिंग प्लान अच्छा होने से वी कैन से कि हम अपने प्रोडक्ट को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा, अगर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो तो हमें मार्केट के ट्रेंड्स भी पता होंगे, हमें अपने गोल्स भी पता होंगे, और एक वीकेंड से हमारे पास एक प्रॉपर पाथ होगा कि अपने प्रोडक्ट को हमें कस्टमर तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो अब इम्पोर्टेंस क्या है मार्केटिंग प्लान की, और जरूरी क्यों है मार्केटिंग प्लान? पहला तो ये हमें क्लियर रोड मैप देता है कि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को हम कस्टमर तक पहुंचा पा रहे हैं। देन पूरी स्ट्रेटेजीज होती है कि किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे। अगर हम मार्केटिंग करें तो कौन से चैनल्स पे करेंगे, कौन सी एक्टिविटीज करेंगे, सो दैट हमारा मार्केटिंग स्ट्रांग हो। उसके बाद हम अपनी सक्सेस को मेजर कर सकते हैं कि अभी तक हमने इतनी जगहों पे मार्केटिंग करी, इधर मार्केटिंग करने से हमें ये रिजल्ट मिला, एंड फिर हम देख सकते हैं कि ये जो मार्केटिंग कर रहे हैं ये सही है या नहीं, और ये हमें एक अच्छा एफर्ट इफेक्ट दिखा रही है या नहीं। ठीक है। उसके बाद हम अपने टारगेटेड अप्रोच कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा ना एक टारगेटेड अप्रोच रहेगा। टारगेटेड अप्रोच कर सकते हैं मतलब कि हमें पता होगा कि ये जो मार्केटिंग हम कर रहे हैं तो हमारा मेन टारगेट क्या है। ठीक है। और यहाँ पर अगर तुम एक मार्केटिंग कर रहे हो, अच्छी मार्केटिंग कर रहे हो, तो तुम्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलती है। यानी कि अगर मार्केट के अंदर तुम्हारे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है जो एक ही चीज बेच रहे हैं, तो तुम भी चाहते हो तुम्हारा ज्यादा लोगों तक पहुंचे, राइट। तो और ज्यादा लोग उसको यूज करें। अगर ऑलरेडी कुछ ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं मार्केट में, तो ऑब्वियसली उनका नाम थोड़ा ज्यादा पॉपुलर होगा। बट अगर तुम मार्केटिंग करोगे तो देर आर चांसेस कि वो तुम्हारा भी प्रोडक्ट ले और देखे। तो इसी वजह से हम मार्केटिंग प्लान स्ट्रांग बनाते हैं, एंड दीज आर एडवांटेजेस फॉर दैट। ठीक है। अब पावरफुल मार्केटिंग प्लान के की कंपोनेंट्स क्या क्या है, या फिर अगर जब हम पावरफुल मार्केटिंग प्लान कर रहे हैं तो हम किन किन चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले मार्केटिंग करते वक्त हम सिचुएशन एनालिसिस करते हैं। यानी कि जब हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे हमारे जो बिजनेस है व्हाई इट इज बेटर देन अदर्स, हमारे बिजनेसेस की क्या वीकनेसेस है। तो हम अपने बिजनेस में स्वॉट एनालिसिस करते हैं। अब स्वॉट एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ एनालाइज करना, अपने बिजनेस की वीकनेस एनालाइज करना, अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को एनालाइज करना। ठीक है। उसके बाद जब हम मार्केटिंग करते हैं तो हमें मार्केट के बारे में भी रिसर्च करनी होती है। ठीक है। अपने कॉम्पिटिशन्स के बारे में, अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में स्टडी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी स्ट्रेंथ्स देखना, उनकी वीकनेसेस देखना आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमें ये भी देखना होता है कि हमारा जो भी वी कैन से बिजनेस है वो किस तरीके से पेस्ट एनालिसिस है। मतलब हमें अपने बिजनेस की पेस्टल एनालिसिस भी करनी होती है। पेस्टल एनालिसिस मतलब हमारा बिजनेस बिजनेस जो है वो किस तरीके से बाकी के मार्केट से अफेक्ट हो सकता है, बाकी के मार्केट्स को अफेक्ट कर सकता है। जैसे हमारे बिजनेस से क्या पॉलिटिकली कोई फर्क पड़ेगा, इकोनॉमिकली कोई फर्क पड़ेगा, सोशली, टेक्नोलॉजिकली, लीगल इन्वायरमेंट, इन सब फैक्टर्स पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं। और वीकेंड से हम ये कह सकते हैं कि अगर इन फ्यूचर सपोज हमारा कोई प्रोडक्ट है, उससे हमारा किसी प्रोडक्ट से या फिर नॉट इवन हमारा प्रोडक्ट, हम पेस्टल एनालिसिस करते हैं, यानी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इन सब का हमारे प्रोडक्ट पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं। ठीक है। मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था। यहाँ पर क्या है कि हमारा जो प्रोडक्ट है
हम सिचुएशनल एनालिसिस में सब कुछ एनालाइज करते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे बिजनेस की वीकनेस क्या है, देन मार्केट रिसर्च करते हैं, फिर हमारे कंपटीशन की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और साथ में अगर कल को कुछ ऐसा होता है कि पॉलिटिकली कुछ चीज चेंज हो जाती है, इकोनॉमिकली हो जाती है, कुछ टेक्नोलॉजिकली कुछ न्यू आ जाता है, तो क्या उससे हमारे प्रोडक्ट को कोई अफेक्ट पड़ेगा या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं थर्ड स्टेप में वी कैन से दिस इज अवर थर्ड कंपोनेंट विच इज टारगेट मार्केट आइडेंटिफिकेशन। टारगेट मार्केट मतलब हमें ये देखना है कि हम जो बिजनेस बना रहे हैं वो किस इंसान को किस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम क्रिएटिंग अ फैक्ट्री विद द नेम जॉनसन्स बेबी, सो माय टारगेट ऑडियंस विल बी न्यू मॉम्स, ठीक है, नॉट इवन न्यू बट हम माय टारगेट ऑडियंस विल बी मॉम, राइट। माय टारगेट कस्टमर्स विल बी न्यू मॉम्स, ठीक है। तो ये वाली चीज होती है कि थर्ड स्टेप में जब हम मार्केटिंग करते हैं हमें ये भी देखना है कि हम एक्चुअल में किसको अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कस्टमर डेमोग्राफिक्स करनी पड़ती है, यानी कि हमें देखना है इन चीजों पे देखना है कि किस एज ग्रुप को वो चीजें बेच रहे हैं या कौन से जेंडर के लिए बेच रहे हैं, कितनी इनकम को टारगेट करते हुए बेच रहे हैं, ठीक है। देन साइकोग्राफिक्स के बारे में हमें देखना पड़ता है, जैसे लोगों का क्या इंटरेस्ट है, क्या लाइफस्टाइल है, फिर कौन सी लोकेशन पे अपनी चीजों को बेच रहे हैं, एंड बिहेवियरल कि कुछ लोग होते हैं जो ब्रांड का नाम देख के कि ओके अगर वो ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर ब्रांड से एक सामान ले रहे थे, तो अब क्या होगा कि अगर वो ब्रांड कोई और सामान भी बेच रहे हैं तो लोग ले लेंगे बिकॉज उन्होंने पहले भी कोई और प्रोडक्ट ब्रांड का यूज करा हुआ है। तो ये सारी चीजें भी हमें देख के रखनी पड़ती है एंड इसको हम बोलते हैं टारगेट मार्केट आइडेंटिफिकेशन ना। अभी तक हमने तीन कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं एक पावरफुल मार्केटिंग प्लान के। पहला होता है कि सिचुएशन एनालिस कर लो, देन टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई करो, और उसके साथ-साथ ही अपने मार्केट के बारे में एनालाइज़ करो, सिचुएशन एनालिसिस करो, ठीक है? तो फर्स्ट इज़ एग्जीक्यूटिव समरी। ओके, एग्जीक्यूटिव समरी क्या होता है? सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव समरी कंपोनेंट होता है। तो पहला कंपोनेंट तो एग्जीक्यूटिव समरी होता है, जहाँ पर सब कुछ पूरा मार्केटिंग प्लान होता है कि किस तरीके से क्या करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या स्ट्रैटेजीज होंगे और उन प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो की कंपोनेंट्स क्या है पावरफुल मार्केटिंग के? पहला एग्जीक्यूटिव समरी, दूसरा फिर सिचुएशन एनालिसिस करना, तीसरा टारगेट मार्केट आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक है? फिर चौथा होता है प्रॉपर। देन फोर्थ कंपोनेंट है हमारा मार्केटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव में हमें बहुत क्लियरली ये बताना होता है कि एक्चुअल में हम जो भी मार्केटिंग कर रहे हैं हमारे गोल्स क्या है, हमें कितना हमारा क्राइटेरिया है, एंड हमारा जो भी गोल है वो बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए कि उसको हम मेजर कर सके। तो जो भी हम गोल सेट करते हैं ना वो स्मार्ट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग करते हैं। स्मार्ट क्राइटेरिया मतलब स्पेसिफिक गोल हो जिसमें हमारा टारगेट आउटकम बहुत क्लियरली डिफाइन हो। दूसरा होता है कि मेजरेबल हो, ठीक है, हम अपने गोल को ट्रैक कर पा रहे हैं कि ओके आज सपोज इस मार्केटिंग से हमारे पास 20% मोर कस्टमर्स है, तो लाइक इस तरीके से वी कैन सिंपली मेजर अवर गोल्स। तो ऐसे गोल्स बनाने चाहिए जिनको हम मेजर कर सके, ट्रैक कर सके, हमारे गोल्स रियलिस्टिक हो, अचीव कर सके, ठीक है, और रिलेवेंट हो। ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग में कुछ बिजनेस की कर रही हूँ एंड देन मेरा गोल कुछ और है कि मेरे इंस्टा पर इतने रीचेस बढ़ जाए, तो ऐसा कुछ ना हो। मार्केटिंग गोल्स लाइक जो भी हमारा बिजनेस है उसके साथ अलाइन करता हो, और जो भी हम गोल सेट करते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए करते हैं, ठीक है, तो टाइम बाउंड हो। तो दिस इज हाउ वी कैन सेट अवर गोल्स। तो मार्केटिंग के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है ये हमने देख लिया। उसके बाद फोर्थ से फिफ्थ कंपोनेंट इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब इतना तो तुम्हें पता चल गया कि गोल्स क्या है, कौन तुम्हारी टारगेट ऑडियंस है, अब तुम एक स्ट्रैटेजी बनाओगे। अब तुम्हारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अलग अलग हो सकती है, जैसे प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी हो सकती है, देन प्राइस स्ट्रैटेजी हो सकती है, प्लेस स्ट्रैटेजी हो सकती है, और प्रमोशन स्ट्रैटेजी हो सकती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में हमारा मेन फोकस होता है कि हम मार्केटिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हमारा प्रोडक्ट, कि हमारा प्रोडक्ट कैसे डेवलप हुआ, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, एंड ये सारी चीजें। एंड अपने प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से करेंगे या फिर मार्केटिंग कुछ इस तरीके से करेंगे जैसे कस्टमर्स को चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्राइस स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पर हमारा मेन फोकस होता है कि हम एक पर्टिकुलर वी कैन से एक पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ मार्केट को टारगेट करें। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा प्राइस रखें जो कि मार्केट के अकॉर्डिंग काफी ठीक हो, है ना, वैसा वाला। तो इसको हम बोलते हैं प्राइस स्ट्रैटेजी। उसके बाद आता है प्ले स्ट्रैटेजी।
तो प्ले स्ट्रैटेजी में हमारी मार्केटिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ कि हम कौन से वाले प्लेटफॉर्म पे जाके अपना प्रोडक्ट देंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो वो उसको बोलेंगे प्ले स्ट्रैटेजी कि वो देखेगा कि ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म्स पे जाके मार्केटिंग कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोल रहा है। उसके बाद होता है प्रॉपर प्रमोशन, जहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, एडवर्टाइजिंग होती है, पब्लिक रिलेशंस होता है, सेल प्रमोशंस होता है, ऑल दीज थिंग्स। सो देयर आर वेरियस डिफरेंट स्ट्रैटेजी। जैसे किस बेसिस पे मार्केटिंग होगी, प्रोडक्ट के बेसिस पे या प्राइस के बेसिस पे या प्लेस के बेसिस पे या फिर सोशल मीडिया वगैरह पे, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ऑल दीज आर स्ट्रैटेजीज, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग टेक्टिक्स क्या होती है कि अगर मार्केटिंग भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं, तो व्हाट आर द वेज वी कैन यूज फॉर मार्केटिंग। तो देर आर वेरियस वेज। जैसे तुम वीडियोस बना के मार्केटिंग कर सकते हो, वेबिनार्स के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हो, ब्लॉग के थ्रू कर सकते हो। उसके बाद देर आर वेरियस सोशल मीडिया कैंपेन्स, जैसे उसके बाद होता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग मतलब जब हम ईमेल्स भिजवाते हैं, उसके थ्रू मार्केटिंग होती है। उसके बाद हमें मार्केटिंग करनी होती है इन द टर्म्स ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि अपनी प्रोडक्ट्स को ऐसी वाली वेबसाइट्स पे लाए जो ज्यादातर ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है और ज्यादातर सर्च इंजन्स पर आती है, ठीक है। उसके बाद कुछ होती है पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि हम गूगल पर पैसा दे सकते हैं एंड फिर ऐड करवा सकते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी। उसके बाद मार्केटिंग के लिए वी कैन कॉन्टैक्ट टू डिफरेंट डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स टू प्रमोट अवर ब्रांड, ओके। एंड देन द लास्ट वन इज तुम प्रेस रिलीज कर सकते हो, ठीक है, मीडिया के साथ, मीडिया के थ्रू जा सकते हो, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना कि अगर इफ मीडिया इज प्रमोटिंग समथिंग तो पीपल यूजुअली बिलीव इट फास्टर, ठीक है। तो उस हिसाब से पब्लिक रिलेशंस बन जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है next component which is budget and resources, and all these are components for our marketing planning, ठीक है। तो ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं अब तक, these are components of a powerful marketing plan। तो पहले हमने एग्जीक्यूटिव समरी देखी, देन सिचुएशन एनालिसिस, देन टारगेट मार्केट आइडेंटिफिकेशन, देन मार्केटिंग गोल्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग टेक्टिक्स। अब हम पढ़ रहे हैं बजट एंड रिसोर्सेज, फिर हम पढ़ेंगे टाइमलाइन एंड माइलस्टोन, एंड लास्ट में इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, ठीक है। एंड फिर वी विल मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो अब आता है बजट एंड रिसोर्सेज। अब यहाँ पर अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी होनी चाहिए कि हमारा कितना बजट है, हम मार्केटिंग में कितना बजट लगा सकते हैं। तो बजट ये वाले सेक्शन से हम देखते हैं कि हम अपने मार्केटिंग प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए व्हाट आर द बजट्स एंड व्हाट आर हाउ मच मनी वी आर विलिंग टू स्पेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बजट करते हैं, रिसोर्सेज देखते हैं, तो पहली चीज तो होती है कि हमें ये देखना है कि जहाँ पर भी हम कैंपेन्स करवा रहे हैं, एडवर्टाइजिंग करवा रहे हैं, किसी से कंटेंट क्रिएशन करवा रहे हैं, उसमें कितना कॉस्ट लगेगा। वी नीड टू कीप इन माइंड ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। अगर एक मार्केटिंग प्लान कर रहे हैं तो ये सारी चीजों को भी दिमाग में लेके चलना पड़ता है। उसके बाद किधर किधर कौन सी रिसोर्सेज बटेंगी, किसको क्या करवाना है, कौन सा इंडिविजुअल क्या काम करवाएगा, ये सारी चीजें। एंड देन हमारी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी, हमें कितने वी कैन से, अगर हम चाहते हैं कि हम इतनी सारी मार्केटिंग करें तो उसके हिसाब से हमारा कितना प्रॉफिट हो, ये सारी चीजें भी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। उसके बाद जब हम मार्केटिंग करते हैं तो एक हमारा कंपोनेंट होता है टाइमलाइन एंड माइलस्टोन्स, जहाँ पर बहुत वी कैन से डिटेल्ड एक डेडलाइन होती है हर चीज की, एंड इट शुड बी मेट। जैसे क्या होता है कि जब हम मार्केटिंग प्लानिंग करते हैं तो हमारा एक कंपोनेंट टाइमलाइन भी होता है कि इस वाले टाइम में, लाइक इस दिन के 1 बजे हम अपनी ये वाली पोस्ट डाल देंगे, देन दिन के 5 बजे हम अपनी ये वाली पोस्ट डाल देंगे। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। एंड लास्ट इज इवेल्यूशन एंड कंट्रोल, वेयर वी कीप ऑल द ट्रैक्स की इस पर्टिकुलर मार्केटिंग से हमें कितना ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कितना वेबसाइट से ट्रैफिक आ रहा है, हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। तो ठीक है। तो इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल में लास्ट में हम देखते हैं कि हमारी मार्केटिंग हमें कितना फायदा दे रही है। सो दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ योर मार्केटिंग प्लान। उसके बाद आता है स्टेप्स टू डेवलप अ पावरफुल मार्केटिंग प्लान। अब ये तो हमने देख लिया कि ये सारे तो कंपोनेंट्स है मार्केटिंग के। अगर मार्केटिंग करनी है तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। दीज आर सम वेरियस कंपोनेंट्स, बट हाउ यू कैन क्रिएट अ सक्सेसफुल मार्केटिंग प्लान। तो पहली चीज तो वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी तुम्हें किसी भी चीज का प्लान बनाना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, तो तुम्हें उस चीज की रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है। सो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे तुम
तुम्हें पता चले तुम्हारी टारगेट ऑडियंस क्या रहने वाली है, अगर तुम मार्केटिंग कर रहे हो तो कंडीशंस क्या होंगे, तुम्हारा कंपटीशन क्या होगी, ये सारी चीजें। और तुम्हारा क्लियर मार्केटिंग गोल होना चाहिए। गोल्स लाइक जो भी तुम मार्केटिंग कर रही हो उससे जो भी तुम्हारा गोल होगा, जो तुम अचीव करना चाहते हो, इट शुड बी स्मार्ट। ओके ना। उसके बाद तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि अगर पावरफुल मार्केटिंग प्लान बनाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये डिस्कवर करना कि कौन सी तुम्हारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज करोगे, कोलैबोरेशंस करोगे बहुत सारे, या फिर वी कैन से सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करवाओगे, क्या करवाओगे, एंड उसके हिसाब से यू हैव टू एलोकेट द रिसोर्सेज एंड द बजट्स एज वेल। ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर तुम्हें मार्केटिंग कैलेंडर बनाना है कि इस दिन पे यहाँ पर सोशल मीडिया पे पोस्ट डलवाओगे, देन उसके बाद ये वाली चीज करवाओगे, ये सारी चीजें। एंड लास्ट में लास्ट स्टेप इज टू मॉनिटर एंड कंटिन्यूसली इवेल्यूएट। ओके, मॉनिटर करो, साथ में इवेल्यूएट करो परफॉर्मेंसेस को, और लास्ट इज दिस इज योर कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या कहता है कि एक पावरफुल मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, तो प्रोडक्ट कोई स्टार्टिंग में खरीदेगा ही नहीं ना। अब स्टार्टिंग में अगर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है अभी भी, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मेरे यूट्यूब चैनल इज लाइक इट इज नॉट वेरी पॉपुलर, एंड ऑल्सो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है इस चैनल के बारे में कि ऐसा एक चैनल एग्जिस्ट करता है, बिकॉज मैंने मार्केटिंग नहीं कर पाई। ठीक है, अब अगर कंटेंट कितना भी अच्छा हो या जो भी हो, बट अगर लोगों को पता ही नहीं है तो फिर तो कुछ फायदा ही नहीं है ना उस चीज का। तो दैट्स वाई मार्केटिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी क्रूशियल। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो समझ आ गया। तो ऑल दीज आर कंपोनेंट्स। हमने अभी पहले कंपोनेंट्स पढ़े और उसके बाद हमने स्टेप्स पढ़े, हाउ एक्चुअली वी कैन डेवलप अ पावरफुल मार्केटिंग प्लान। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज योर ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स सबको पता है, आज की डेट में किसको नहीं पता, एवरीवन नोज व्हाट इज ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स आर वेबसाइट्स जहाँ पर हम गुड्स को बाय भी कर सकते हैं एंड सेल भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, और फिर अपने मनी को ट्रांसफर करते हैं। ये सारी चीजें होती है, और इस हिसाब से बहुत सारे बिजनेसेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर ही चलते हैं। अब कितने टाइप की ई कॉमर्स हो सकती है, या कितने टाइप की वेबसाइट होती है? पहला होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, जहाँ पर एक बिजनेसमैन है और बाकी सारे कंज्यूमर्स है। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन। ठीक है, अमेजोन इज एन एग्जाम्पल, जहाँ पर अमेजोन इज लाइक अ कंप्लीट बिजनेस, जहाँ पर लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं और मल्टीपल लोग उसी वहां से जाके खरीद रहे हैं। तो दिस इज लाइक बिजनेस टू कंज्यूमर। उसके बाद आता है बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस टू बिजनेस मानो, सपोज अमेजोन है, अमेजोन मानो रॉ मटेरियल बेच रहा है, रॉ मटेरियल बेच रहा है। ठीक है, रॉ मटेरियल कोई कपड़ा बेच रहा है, और एक और कपड़ों वाली कंपनी है, फॉर एग्जांपल ये रॉ मटेरियल, ये सपोज सूट बनाने का कपड़ा बेच रहा है अमेजोन, और एक कंपनी है जो सूट सिलती है और बने सिले सिलाए सूट बेचती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज कंपनी ए एंड दिस इज कंपनी बी। कंपनी भी क्या करती है, प्रॉपर बने बनाए स्टिच्ड सूट सेल करती है, और कंपनी ए क्या करती है, अनस्टिच्ड सूट्स का कपड़ा बेचती है। तो अब ये वाला जो दुकान है, इसको सूट सिलने हैं, तो सूट सिलने के लिए कपड़ा चाहिए, तो ये पहली वाली शॉप से जाके कपड़ा शॉप या बोले पहली वाली वेबसाइट से जाके कपड़ा खरीदेगी। तो इसको हम बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। जब एक बिजनेस, अब ये क्या होगा, इसने इससे जाके क्लोथ्स खरीदे, देन अपने क्लोथ स्टिच करे, और ये कंज्यूमर को बेच रही है। तो ऐसा क्या होता है, जब एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस से रॉ मटेरियल वगैरह खरीद रहा है एंड ये सब हो रहा है, तो इसको बिजनेस टू बिजनेस बोलते हैं। दिस टाइप इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेसेस, टिपिकली बिजनेस सेल प्रोडक्ट्स और सर्विस टू अदर बिजनेस रेदर देन डायरेक्टली टू कंज्यूमर। उसके बाद थर्ड होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब कंज्यूमर टू कंज्यूमर का एक एग्जांपल देख लो, ओएलएक्स। ओएलएक्स में क्या था, क्या होता है, एक इंसान ने अपना कोई सामान खरीदा था, तब वो एक कंज्यूमर था। अब क्या, वो उसको सामान की जरूरत नहीं है, वो किसी और को सेल कर रहा है, तो अब वो भी एक कंज्यूमर को ही सेल कर रहा है। तो दिस काइंड ऑफ वी कैन से, ये वाला जब ऐसा कुछ होता है ई कॉमर्स के अंदर, तो दिस इज नोन एज कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जहां पर एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को अपनी चीजें बेचता है विद द हेल्प ऑफ एनी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म। उसके बाद आता है कंज्यूमर टू बिजनेस, जहां पर एक कंज्यूमर किसी बिजनेस को कुछ सेल करता है। फॉर एग्जाम्पल अमूल है, तो अमूल क्या है, यहाँ पर जो दूध वगैरह आता है वो यूजुअली गांव के लोग सप्लाई करते हैं अमूल की फैक्ट्रीज में, ये सारी चीजें होती है, राइट। तो इसको हम बोल सकते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस। या फिर सपोज एक फ्रीलांसर है जो एक कंपनी के लिए काम कर रहा है, तो उसको हम कंज्यूमर टू बिजनेस बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन।
तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई बिजनेस या फिर कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर मिलके किसी गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद आता है बिजनेस मॉडल्स एंड इन ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स ऑपरेट्स ऑन सेवरल बिजनेस मॉडल्स डिपेंड ऑन हाउ द ट्रांजेक्शन आर स्ट्रक्चर्ड। ओके, यहाँ पर बिजनेस मॉडल इन ई कॉमर्स में क्या है कि हर जो कोई वेबसाइट होती है ना, उसके पास अपने अलग अलग तरीके होते हैं प्रोडक्ट्स को रखने के और उनको सेल करने के। देयर आर डिफरेंट वेज। तो सबसे पहले होता है ऑनलाइन रिटेल। तो ऑनलाइन रिटेल में क्या होता है कि इट्स लाइक अ कंप्लीट प्लेस। एक पूरी शॉप होगी जहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ सारा सामान वगैरह रखा होगा, लेकिन वो ऑफलाइन ना सेल करके ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। तो इस मॉडल को हम ऑनलाइन रिटेल बोलते हैं, जैसे कि अमेजोन हो गया। तो दीज आर योर वी कैन से ऑनलाइन रिटेल मॉडल्स जो सिर्फ ऑनलाइन ही सप्लाई करता है। ऑल्दो इट्स लाइक अ प्रॉपर शॉप बट इट इज नॉट सेलिंग वी कैन से द प्रोडक्ट ऑफलाइन इन ऑफलाइन वे, दे आर ओनली सेलिंग इट इन ऑनलाइन वे। तो इसको हम ऑनलाइन रिटेल बोलते हैं। उसके बाद आता है मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म। तो मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म क्या है? ये ऐसी ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है जहाँ पर ये क्या करते हैं, बायर को सेलर से बस कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब जैसे अमेजोन भी इसका एग्जांपल हो सकता है। अगर तुम मीशो देखो तो मीशो खुद अपने कपड़े बना रहा है? नहीं, मीशो के पास डिफरेंट डिफरेंट वीकेंड से शॉप ओनर्स है, और वो डिफरेंट शॉप ओनर्स के पास से लोग अपना सामान खरीद पा रहे हैं। मीशो खुद कपड़े नहीं बनाता। मीशो क्या करता है, कपड़े ऐसा होता है कि जो भी किसी ने शॉप कोई चाहता है कि उसको बिजनेसमैन बनना है, अपने शॉप को उसने मीशो पे डाला, अपने क्लोथ्स को मीशो पे डाला। अब कोई कंज्यूमर है जिसको वो अच्छे लगे, तो वो क्या करेगा, मीशो से ऑर्डर करेगा। अब मीशो क्या खुद उन कपड़ों को बनाएगा? नहीं, मीशो क्या करेगा, की जो शॉप है जिसने वो फोटोज वगैरह डाली है, मीशो उनके पास जाएगा कि ये ऑर्डर है, एंड देन उस ऑर्डर को लेके कंज्यूमर के पास जाएगा। तो मीशो इज डूइंग अ वर्क एंड इट इज कनेक्टिंग सेलर्स विद बायर्स। और इस वाले मॉडल को हम बोलते हैं मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है जो कि अपनी सर्विसेज देती है कस्टमर्स को बेस्ड ऑन इट्स सब्सक्रिप्शन, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कुछ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं या फिर कुछ म्यूजिक हो सकते हैं, जैसे स्पॉटिफाई हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया। दीज आर ऑल्सो ई कॉमर्स मॉडल्स, बट वॉट आर दे डूइंग, दे आर सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स, दे आर सेलिंग इट्स सर्विसेज, राइट। उसके बाद आता है ड्रॉप शिपिंग। तो ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग इज लाइक समथिंग जहां पर क्या होता है कि प्रोडक्ट पहले से रेडी नहीं होता, जब ऑर्डर आता है तभी प्रोडक्ट बनता है और तभी प्रोडक्ट दिया जाता है। और वी कैन से ड्रॉप शिपिंग का एक अच्छा एग्जांपल होगा कि जो ड्रॉप शिपिंग इज लाइक कहीं से उठाया और कहीं को दे दिया, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग का मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ड्रॉप शिपिंग इज लाइक जो शॉप है उसमें खुद कहीं प्रोडक्ट नहीं रखा जा रहा, कहीं पर भी शॉप में भी प्रोडक्ट नहीं रखा जा रहा। जैसे ही ऑर्डर आएगा, वो थर्ड पार्टी वो किसी और पार्टी के पास जाएगा, किसी और से सामान लेके किसी और के पास पहुंचा देगा। तो वही है, लाइक जब शिपिंग करते हैं इस मॉडल को ड्रॉप शिपिंग कहा जाता है। जो काम शॉपिफाई करता है, या शॉपसी करता है, या फ्लिपकार्ट करता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ देखो, इन ड्रॉप शिपिंग द सेलर डज नॉट कीप द प्रोडक्ट इन स्टॉक। इंस्टेड व्हेन अ कंज्यूमर मेक्स अ परचेज द प्रोडक्ट इज सोर्स्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी सप्लायर वो शिप्स इट डायरेक्टली टू द कस्टमर, ठीक है। सो दिस इज नोन एज ड्रॉप शिपिंग, जहाँ पर प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं होता, जब डिमांड होती है तभी जाता है उसके पास, ठीक है। तो दीज आर सम वेरियस मॉडल्स। जैसे ऑनलाइन रिटेल हो गया, ऑनलाइन रिटेल में इंसान के पास खुद का सामान होता है, वो सेल करता है। मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म्स हो गए, उसके बाद सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल हो गए, फिर ड्रॉप शिपिंग हो गए। दीज आर वेरियस डिफरेंट वेबसाइट्स, ठीक है। ये सारी ई कॉमर्स ही है बट अलग अलग मॉडल्स पे चलती है। उसके बाद आता है डिजिटल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो कस्टमर के हाथ में नहीं आएगा, वो ऑनलाइन होगा। जैसे कोई ऑनलाइन कोर्स हो गया, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वेबसाइट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यूडी में है, या यूट्यूब पे भी लोग सब्सक्रिप्शन खरीद लेते हैं, बट वो थोड़ा सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल हो गया। अगर हम बोले जैसे ई बुक्स होती हैं, अमेज़न किंडल पे ई बुक्स मिल रही हैं, या अगर तुम कोई वेबसाइट देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लोग बुक्स बहुत नॉवेल्स बहुत पढ़ते हैं ऑनलाइन, ठीक है। वॉटपैड का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, जो भी है, तो इसको हम बोलते हैं डिजिटल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ये वाली जो वेबसाइट्स होती है ना, वो डिजिटल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वाले मॉडल के बेसिस पे चलती है। उसके बाद हमारे पास फ्रीमियम मॉडल भी होता है, यानी कि वो फ्री में भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और कुछ सर्विसेज पेड वर्जन में भी करते हैं। जैसे लिंक्डइन हो गया और स्पॉटिफाई हो गया, कि स्पॉटिफाई के फ्री वाले में एड्स बहुत चलेंगे। तो दीज आर वेरियस डिफरेंट मॉडल्स of your e-commerce websites, we can say.
कि ई-कॉमर्स में भी अगर तुम्हें बिज़नेस करना है तो दीज़ आर वेरियस डिफरेंट मॉडल्स। तो जितनी भी ई-कॉमर्सेज़ देखोगे उनमें से कोई ना कोई इनमें से किसी एक मॉडल को फॉलो कर रही होंगी, ठीक है? उसके बाद देयर आर वेरियस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे कि शॉपिफाई हो गया, ठीक है? वूकॉमर्स हो गया, बिग कॉमर्स हो गया, विक्स ई-कॉमर्स हो गया, मैग्नेटो हो गया और तुम अपने हिसाब से भी बहुत सारे वेरियस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के नाम लिख सकते हो, ठीक है? कुछ भी लिख सकते हो। तो सेवरल प्लेटफॉर्म्स फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ ई-कॉमर्स वेबसाइट अलोंग बिजनेस टू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, ठीक है? उसके बाद आता है पेमेंट गेटवे एंड प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम ई-कॉमर्स में अपना कुछ सामान खरीदते हैं या सामान अ, कुछ भी पैसे चाहिए हमें या रिटर्न करना है तो हमें हमें चाहिए होता है कि हमें ट्रांजैक्शंस करना है ना? तो अब वो ट्रांजैक्शंस कैसे करेंगे? तो व्हाट आर द पेमेंट गेटवेज एंड प्रोसेसिंग? सो फॉर एन ई-कॉमर्स साइट टू एक्सेप्ट पेमेंट्स इट नीड टू इंटीग्रेट अ पेमेंट गेटवे। एक पेमेंट का मेथड होना चाहिए, ठीक है? तो एक पेमेंट का गेटवे इज लाइक अ टेक्नोलॉजी जो हर वेबसाइट यूज करती है, कुछ भी यूज कर सकती है सो दैट वो बायर से पैसे ले ले पाए। ये सारी चीज होती है, ठीक है? अब पॉपुलर गेटवेज में सबसे पहले पेपल आता है। पेपल बहुत ज्यादा यूज होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। वैसे इंडिया के अंदर ज्यादातर पेटीएम देखा जाता है, ठीक है? उसके बाद तुम्हारे पास रेजर पे भी आता है, ये भी है, स्ट्राइप हो गया, स्क्वायर हो गया। वैसे पेमेंट पेटीएम भी बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। तो ऑल दीज आर वेरियस गेटवेज जहां से हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं इन अ वेरी सिक्योर वे ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर, ठीक है? उसके बाद बेनिफिट क्या होता है ई कॉमर्स वेबसाइट्स का, खुद बताओ। सबसे पहले तो घर पे बैठे बैठे चीज आ रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है और अगर चाहे तो तुरंत रिटर्न हो जाती है। उसके बाद ग्लोबल रीच है, तुम दुनिया के किसी भी कोने में से बैठकर, वर्ल्ड के किसी भी कोने में से बैठ के कोई भी चीज को कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है एज कम्पेयर टू एक्चुअल स्टोर्स, ई-कॉमर्स वालों का प्राइस कम होता है क्योंकि वो पूरी ही वीकेंड से ऑनलाइन बेसिस पे होते हैं। उन्हें कोई रेंट नहीं देना है, कहीं पर कोई स्टाफ खरीदने की ज़रूरत नहीं है ना? ऑनलाइन मतलब बस वीकेंड से एक वेबसाइट के थ्रू ही सारे कस्टमर से जो भी सेलर्स हैं, जो बायर्स हैं, सबसे बात हो रही है, ठीक है? थोड़ा बहुत स्टाफ होता है, स्टोर्स होते हैं, बट ऐसे स्टोर्स नहीं है जहाँ पर तुम्हें सामान स्टॉक में रखने की ज़रूरत है, ठीक है? ये सब नहीं है। उसके बाद 24/7 खुला हुआ है, ये भी नहीं है कि शॉप बंद हो जाएगी, ये हो जाएगी। और अब तो इतने सारे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स बन गए हैं जैसे ब्लिंकिट जो ऑन द मतलब तुरंत-तुरंत डिलीवरी दे देते हैं ना, ये सारी चीज़ें भी बहुत होती है। उसके बाद एक पर्सनलाइज़ेशन फीलिंग होती है, ये सारी चीज़ें और स्केलेबल भी बहुत है। तो दीज़ आर एडवांटेजेस बट लाइक एवरी कॉइन हैव अ प्रोस एंड कॉन्स ऑफ इट, राइट? तो अब चैलेंजेस भी आते हैं। तो सबसे पहले तो ई-कॉमर्स इज़ लाइक इन सिक्योरिटी कंसर्न। अब यहाँ पर कितनी भी फॉर एग्जाम्पल कितनी बार ऐसा होता है कि लोग ना इंस्टाग्राम स्टोर से खरीदने में यकीन नहीं रखते क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं और बहुत सारी अननोन वेबसाइट्स होती हैं जो क्या करती है, पहले पैसे मांग लेती है, उसके बाद प्रोडक्ट ही नहीं देती। तो ये वाले भी तो चैलेंजेस होते हैं ना कि और बहुत बार ऐसा होता है कि किसी कस्टमर ने क्या करा, प्रोडक्ट मंगा लिया, उसके बाद कैंसिल कर दिया या लिया ही नहीं, कॉल करा तो उठाया नहीं। तो ऐसे वाले फ्रॉड बहुत हो सकते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स में। तो सबसे पहले तो सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। अगर एक कंज्यूमर, एक सपोज एक वेबसाइट है, अब एक कंज्यूमर ने अपना डेटा डाल दिया, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डाल दी, साथ में अपना पिन भी डाल दिया, ये सब डाल दिया, तो उसका तो और अगर वो एक्चुअल जेन्युइन वेबसाइट नहीं हुई तो उसकी सिक्योरिटी तो गई ना, है ना? उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसकी पेमेंट डिटेल्स, सब कुछ ऐसे सेंसिटिव डेटा, क्योंकि अगर तुम पेमेंट कर रहे हो तो तुम डालोगे, राइट? तो ये वाली चीजें बहुत कंसर्न होती है। उसके बाद दूसरा कस्टमर का ट्रस्ट भी देखो क्या होता है कि व्हेन यू आर गोइंग इन अ शॉप एंड you are wearing the cloth, you know that okay it's fabric is nice, ये जो भी तुम पहन के देख रहे हो उसको, तुम्हें कलर वगैरह पता है। ऑनलाइन तुम बस फोटो में देखते हो तो तुम फैब्रिक को ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? समटाइम्स जो रिटर्न होता है, शिपिंग बहुत लेट हो रही है, देन रिटर्न बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, ठीक है? उसके बाद कस्टमर का ट्रस्ट कभी कभार फ्रॉड हो जाता है कस्टमर्स के साथ। एक बार मेरे साथ भी यही हुआ था कि हमने कुछ और ऑर्डर करा था एंड देन हमने कुछ बड़ी सी चीज ऑर्डर करी थी एंड उन्होंने हमें एज अ एक छोटा सा वो दे दिया, लाइक पार्ले जी बिस्किट दे दिया एंड उसके बाद उन्होंने वो रिटर्न भी नहीं करा क्योंकि दे सेड कि दिस इज नॉट द प्रोडक्ट जो तुम बोल रहे हो, तुम तो गलत बोल रहे हो, लाइक ये तो ये हम कैसे ले सकते हैं, तो पार्ले जी है। तो हमने बोला ये तो आप ही नहीं दिया एंड दे सेड नहीं नहीं ये रिटर्न नहीं होगा क्योंकि ये तो हमारा प्रोडक्ट ही नहीं है, हमारा प्रोडक्ट फटता है या खराब होता तो आप रिटर्न कर सकते हो। तो ऐसे कभी कभार बहुत ज्यादा फ्रॉड्स हो जाते हैं, ठीक है? उसके बाद समटाइम्स पेमेंट फ्रॉड हो जाता है ना? हाई कंपटीशन भी होता है। तो दीज आर ऑल द चैलेंजेस इन ई कॉमर्स। उसके बाद आता है ई कॉमर्स ट्रेंड्स।
कि व्हाट आर द चेंजेस जो अब से अब तक हुए या अब तक क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो देखो पहले क्या होता था ना कि ज्यादातर ये जो ई कॉमर्स वगैरह है ये ज्यादा वेबसाइट्स थी, ठीक है, ये ज्यादा वेबसाइट्स पे चलती थी। सॉरी, हाँ ये वेबसाइट्स थी, बट अब जो ई कॉमर्स है ज्यादा वो स्मार्टफोन्स के अंदर ज्यादा होने लग गया। लाइक लोग वेबसाइट से ज्यादा एप्स यूज करते हैं, ये सारी चीजें होने लग गई हैं। उसके बाद अब देखो पहले के टाइम पे ई कॉमर्स वाली जो चीज थी वो वेबसाइट तक चलती थी, लाइक बट अब क्या होता है, अब लोग ज्यादातर उस इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक ऐसी वाली जगहों पे भी ऐसी वाली जगहों को यकीन करते हैं और इन जगहों से भी प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो अगर इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है वो किसी प्रोडक्ट का बहुत अच्छा रिव्यू दे रहा है तो उस प्रोडक्ट की सडनली सेल ना बढ़ने लगेगी, देखना। अब सडनली लबूबू क्यों ट्रेंडिंग हुआ, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पर हर जगह चल रहा था, फिर यूट्यूब पे भी हर कोई उसकी बात कर रहा था, एंड ऑल्दो इट लुक्स लाइक अ पापी गुड़िया, बट स्टिल एवरीवन इज परचेजिंग इट बिकॉज इट इज फेमस एंड बिकॉज इट इज ट्रेंड। तो ई कॉमर्स एंड ट्रेंड्स, लाइक वी कैन से कि ई कॉमर्स का कोई प्रोडक्ट इज एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेंड्स, ठीक है। तो ये वाली चीज होती है। तो सोशल कॉमर्स इज लाइक अ वेरी मच ट्रेंड सेटर फॉर एन ई कॉमर्स वेबसाइट। उसके बाद अभी क्या हो रहा है कि वॉइस कॉमर्स भी बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे अब क्या हो रहा है कि स्मार्ट स्पीकर्स, वॉइस एक्टिवेटिंग, ये वाली सारी चीजें आने लग गई है। तो ये सारी भी ई कॉमर्स ट्रेंड्स ही हैं, ठीक है। उसके बाद एआर की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं, ये भी एक न्यू ई कॉमर्स ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। लोग वर्चुअली ट्राई कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट्स को फिर खरीदते हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं जो कहीं ना कहीं ई कॉमर्स को अफेक्ट कर रहे हैं, या फिर इनसे ई कॉमर्स ज्यादा वी कैन से एडवांटेज मिल रहा है लोगों को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एआर की भी बात करूँ तो तुमने लेंस कार्ड पे देखा होगा कि वहां पर तुम अपना फेस लगा सकते हो और फिर चश्मे लगा सकते हो और फिर सिलेक्ट कर सकते हो। तो इनसे क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, लोग जब एक्चुअल में वर्चुअली भी ट्राई करते हैं तो उनको लगता है ओके दिस इज लुकिंग गुड ऑन मी, और वो खरीद लेते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, इट इज काइंड ऑफ ट्रेंड सेटर कि जैसे जैसे धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आ रही है, लोग ज्यादा ज्यादा वो प्रोडक्ट्स को यूज करने लग गए हैं, खरीदने लग गए हैं। तो ये सारी चीजें होने लग गई है। तो आई होप तुम्हें अब ई कॉमर्स वाला सारा कंसेप्ट समझ आया होगा। अब हम पढ़ेंगे लीडिंग कंसिडरेशन डेवलपिंग टीम। अब देखो हमारा टॉपिक है कि अब ना क्या होता है कि हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, ई कॉमर्स भी कर लेते हैं, स्टार्टअप्स भी कर लेते हैं, बट एक इसेंशियल चीज क्या होती है, वो होती है एक डेवलपिंग टीम। एक अच्छी टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम एंटरप्रेन्योर भी बन रहे हो, कुछ भी बन रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारी टीम बहुत अच्छी हो, है ना। और एक टीम ही डिसाइड कर सकती है कि तुम्हारा जो भी चीज है इट विल ग्रो, योर बिजनेस विल ग्रो और नॉट। टीम्स हार्ड वर्क, देयर स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनीज लॉन्ग टर्म विजन्स, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ टीम डेवलपमेंट, तुम अपनी टीम को कैसे डेवलप कर सकते हो। तुम्हारी टीम है, ठीक है, अब तुम उसको कैसे डेवलप कर सकते हो, अपनी टीम को कैसे अच्छा कर सकते हो। तो सबसे पहले होता है टीम कंपोजिशन। इसका मतलब ये है कि जब भी तुम एक स्टार्टअप खोल रहे हो, ये खोल रहे हो, तो ध्यान रखना है कि उसके अंदर हर डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के लोग हों। कुछ मार्केटिंग टीम से हों, कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम से हो, कुछ टेक्नोलॉजिकल हो, कुछ की वी कैन से स्किल्स अच्छी हो, लाइक कुछ को बहुत टेक्निकली नॉलेज हो, कुछ कम्युनिकेट कर पाते हो, कुछ लोगों में एक्सपीरियंस हो कि हाउ एक्चुअली दे वी हैव टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है। ये कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव बहुत स्ट्रांग हो। तो दिस इज नोन एज अ वेल कंपोज टीम, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में लोगों का पास आइडिया हो। और क्या होता है कि जितने ज्यादा आइडियाज होते हैं उतना ही ज्यादा तुम आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हो। तो सबसे पहले तो अगर तुम्हें एक अच्छी टीम बनानी है और अपनी टीम को अच्छे से डेवलप करना है, तो ध्यान रखना है कि टीम के अंदर हर हर तरीके के लोग हो, एक प्रॉपर कोलैबोरेशन हो, टीम मेंबर्स के अंदर कुछ क्रिएटिव लोग भी हो, ये सारी चीजें। उसके बाद जो भी वी कैन से तुम्हारे बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स है कि अगर तुम मोबाइल फोन्स बना रहे हो तो देयर शुड बी पीपल हु आर एक्सपर्टीज इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। और जो भी तुम्हारे टीम मेंबर्स हैं उनके स्किल्स शुड बी अलाइन विथ योर एक्चुअल गोल्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। उन्हें पता होना चाहिए कि अगर कल को कुछ तुम्हारे बिजनेस में प्रॉब्लम हो गई तो दे शुड नो कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इट, ठीक है, एंड दे कैन फिक्स इट। तो ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो टीम जो हो उसमें हर कोई हो, देन टीम के अंदर जो स्किल्स हो दैट आर आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आता है कल्चरल फिट। कल्चरल फिट भी कि टीम मेंबर्स शुड बी अलाइंड विद द कंपनीज वैल्यू एंड कल्चर, ठीक है। सब साथ में मिलकर काम करें, झगड़े ना करें, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से इफेक्टिवली बात करें, अपने बॉस की बात सुने, टीम लीडर्स की बात सुने। इफ दे एंड इफ इट्स लाइक इफ यू हैव टू डू
ओवर टाइम वो थोड़ा वो भी कर ले, फ्लेक्सिबल हो, क्रिएटिव हो एंड दे विल टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और चेंजेस के लिए लाइक ऐसा ना हो कि आई डोंट नीड चेंज, नहीं, अगर तुम कोई न्यू टेक्नोलॉजी सिखा रहे हो तो वो भी हो। तो टीम मेंबर्स शुड बी कल्चरली फिट इफ यू हैव टू स्टार्ट अ entrepreneurship and if you have to start your own business and you want to make a team, so keep in mind कि तुम्हारी टीम में सारे स्किल्ड पर्सन्स हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स से हो। पहली बात तो हर कोई अपने स्किल्स में, बट जो जो भी स्किल वो सिलेक्ट करे उसमें उनको सब कुछ आता हो, कल्चरली फिट हो। उसके बाद लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक मेंबर की टीम में हो। ये ना सोचो दैट इट इज ओनली द वर्क ऑफ सीईओ, नो, दे शुड बी मोर वी कैन से फोकस्ड ऑन वट एवर दे आर वर्किंग ऑन, ठीक है, ये सब हो। साथ में जो भी टीम मेंबर्स है अपने अच्छे से पॉइंट ऑफ व्यू दे पाए, है ना, और बाकी अपने अंडर जो मेंबर्स है उनकी भी लीडरशिप, उनको लीडरशिप प्रोवाइड कर सके, गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। वी नीड दैट मेंबर्स इन अवर टीम, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टीम के अंदर ना बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो रहे, ठीक है। जो उसको पता हो कि इफ अ पर्सन इज स्कॉल्डिंग इवन यू तो उनकी इंटेंशंस बुरी नहीं है, वैसा हो टीम के अंदर ट्रस्ट हो, प्यार हो, एवरीथिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट। कोई किसी के पीछे बैक बिचिंग कर रहा है या उसके जानबूझ के काम खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे टीम अच्छी नहीं बनती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलके ही एक अच्छी टीम बनाती है। टीम के अंदर सारे डिफरेंट तरह के लोग हों, स्किल्स मैच हो, कल्चरली फिट हो, सब खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने को तैयार हों, टीम के अंदर ट्रस्ट हो, देन टीम के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, सब आपस में बात कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं, एक दूसरे को फीडबैक दे रहे हैं, अपने एक दूसरे से आइडिया शेयर कर रहे हैं, ये सारी चीजें। एंड लास्ट में अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो सब मिलके उसको अच्छे से रिजॉल्व कर दे, ये सारी चीजें। तो ऑल दीज थिंग्स मेक अ टीम अ गुड टीम, ठीक है। और ये मिलके ये जो सारी जो भी चीजें मैंने तुम्हें बताई, ये सब मिलके ही हमारी एक अच्छी टीम बनती है। इट इज अ की एस्पेक्ट ऑफ टीम डेवलपमेंट जब तुम कर रहे हो, तुम एक टीम बना रहे हो, तो यू वांट कि हर टीम मेंबर आपस में कांटेक्ट करे, आपस में कम्युनिकेट करे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ व्हाट आर द एग्जैक्ट स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट? इफ आई एम अ एंटरप्रेन्योर, आई डोंट नो हाउ कैन आई स्टार्ट माय टीम, और हाउ to like um, get how to basically start involving more people in my team, how do I do that, ठीक है। तो स्टेजेस क्या होते हैं टीम डेवलपमेंट के? तो सबसे पहले फॉर्मिंग स्टेज होता है जहां पर तुम लोगों को लेके आओगे, उनका काम देखोगे, ठीक है। वो लोग भी सीखेंगे कि हाउ दे हैव टू वर्क ऑन अवर टीम, व्हाट आर देयर रूल्स, व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस। तो सबसे पहले इस फेज को हम फॉर्मिंग बोलते हैं, इस स्टेज को हम फॉर्मिंग स्टेज बोलते हैं, जहाँ पर टीम के लोग आपस में एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे वर्क करते हैं। देन दिस प्रोसेस है, दिस स्टेज इज फॉर्मिंग। देन दूसरा स्टेज होता है स्टॉर्मिंग, ठीक है। अब स्टॉर्मिंग फेज में क्या होगा कि लोग, अब टीम मेंबर्स आपस में एक दूसरे को जान चुके हैं, अब लड़ाइयाँ होंगी, बिकॉज उनके आइडियाज डिफरेंट होंगे, उनके पर्सपेक्टिव डिफरेंट होंगे। तो दीज आर ऑल द स्टेजेस ऑफ टीम बिल्डिंग, की कैसे टीम बिल्डिंग और वी कैन से टीम डेवलपमेंट की ये सारी स्टेजेस आती है। सबसे पहले तो लोग एक दूसरे को जानते हैं, फिर वो कलेश करते हैं, ठीक है। तो दूसरे स्टेज में पीपल यूजुअली डू कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स, ये सारी चीजें होती है बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज होती है नॉर्मिंग। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, झगड़ा हो गया, अब कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व भी तो होंगे। तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल टीम में सपोज कोई कंपनी है जो बोले यार बोर हो चुके हैं सेम चीजें बना के, तो अब एक काम करो, सबसे पहले मानो टीम फॉर्म हो चुकी है, अब एक कंपनी है जो बोल रही है अब हम बोर हो चुके हैं सेम बिजनेस करके, कुछ आइडिया दो, वी हैव टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। तो अब क्या हुआ, देयर वेरियस टीम्स, क्रिएटिव टीम हो गई, मार्केटिंग टीम हो गई, टेक्निकल टीम हो गई। अब हर टीम अपने अपने आइडियाज दे रही है और आपस में लड़ रही है, नहीं नहीं तेरा आइडिया तो खराब है, मेरा ठीक है। दूसरी टीम बोल रही है तेरा आइडिया बुरा है, मेरा ठीक है। ऐसे हो रहा है। तो दिस फेज इज स्टॉर्मिंग फेज। अब क्या हुआ, अब लड़ते हुए तो रहेंगे नहीं, अब एक वी कैन से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आएँगे और कॉन्फ्लिक्ट्स को वी कैन से हटा देंगे, रिज़ॉल्व कर देंगे। तो इस फेज़ को हम बोलते हैं नॉर्मिंग, ठीक है। अब इन्होंने बोला ओके एक काम करते हैं, अभी के लिए क्रिएटिव टीम का आइडिया ले लेते हैं क्योंकि उनका ज़्यादा वी कैन से फिज़िबल लग रहा है, ठीक है। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट से और अच्छे से कोलैबोरेशंस करके वो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व कर देते हैं। तो इस फेज़ को बोलते हैं नॉर्मिंग फेज़। उसके बाद होता है परफॉर्मिंग फेज़। अब डिसाइड हो गया कि ओके जो क्रिएटिव टीम ने आइडिया दिया ऐसा कुछ प्रोडक्ट हम अपने बिज़नेस में लेके आएँगे, तो अब उस पे काम करना शुरू हो जाएगा। हर मेंबर मोटिवेट होगा, हर मेंबर शुड बी रेडी टू टेक देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड
दे शुड नो कि ओके अब उनका क्या काम है, उनको मार्केटिंग करनी है मार्केटिंग टीम वालों को, या ब्लॉगिंग करनी है, वीडियोस बनाने हैं, एडवर्टाइजमेंट करना है, जो भी है। तो अब क्या होगा, हर टीम अकॉर्डिंग टू देयर वर्क अपने अपने फेज के अंदर अपने अपने वी कैन से स्किल्स के अकॉर्डिंग काम करने लगेगी। एंड उसके बाद होता है एडजर्निंग फेज। तो ये वाले क्या होता है, ये फेज तब होता है जब एक कंप्लीट टीम ने अपना काम कर दिया, सब कुछ हो गया, अब टीम चेंज हो गई। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। दे एक्चुअली अचीव देयर गोल्स एंड दे लर्न फ्रॉम द होल प्रोसेस। तो ये पूरा स्टेप होते हैं तुम्हारे टीम डेवलपमेंट के, कि किस तरीके से टीम बनी, किस तरीके से क्या क्या फेजेस है, ये सब। उसके बाद हमारा होता है टीम मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस, की हाउ एक्चुअली वी कैन मेक श्योर कि हमारी टीम हमेशा मोटिवेट रहे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और हमेशा काम करती रहे, सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अवर कंपनी। तो सबसे पहले तो अगर तुम एक बिजनेस स्टार्ट करो, तो तुम अपनी टीम्स को हर टाइम पर ना कुछ टारगेट्स देते रहोगे, तो टीम को लगेगा कि ओके अभी ये अचीव करना है, देन उसके बाद ये अचीव करना है, देन उसके बाद ये अचीव करना है। तो ये सारी चीजें, तो हम टीम मोटिवेशन कैसे दे सकते हैं और कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। तो उसके लिए पहले इट इज इम्पोर्टेंट कि हम बहुत क्लियर गोल्स दे रहे हैं अपनी टीम्स को, कि अभी हमें ये चीज चाहिए, उसके बाद हमें ये चाहिए, ये सारी चीजें। उसके बाद हम कॉन्स्टेंटली अपनी टीम को जाके फीडबैक्स दे रहे हैं, और अगर वो अच्छा काम कर रही है तो रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं टीम को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीम है क्रिएटिव से जिनका वर्क मुझे पसंद नहीं है, अब एज अ सीईओ मैं कहूंगी कि ना कुछ इम्प्रूव करो, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन अब पॉजिटिव वे, जस्ट आई हैव टू इंस्ट्रक्ट देम, तो ये वाली सारी चीजें भी जरूरी होती हैं। और इनसे अगर तुम एक पॉजिटिव वे में उनको इंस्ट्रक्ट करोगे और बोलोगे ओके वट एवर यू मेड दिस इज लाइक गुड, बट तुम इसमें ये चेंजेस करोगे तो ये और ज्यादा अच्छा लगेगा, तो ऐसे टीम मोटिवेट होगी। और उसके बाद वो ये मेक श्योर करेगी कि ओके तुम्हें और ज्यादा उस टीम को और ज्यादा काम करने की जरूरत है और ज्यादा अच्छा बनाने की जरूरत है। तो अगर हम जेन्युइनली फीडबैक प्रोवाइड करेंगे और अगर टीम अच्छा काम कर रही है, तो उनको हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करेंगे, तो इस तरीके से भी टीम हमारी मोटिवेटेड रहती है और उनकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। उसके बाद एम्पावरमेंट एंड ऑटोनॉमी। तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज हमारी एक टीम है, वहां पर डिफरेंट मेंबर्स हैं, अब मैं उन सबके इंडिविजुअली वी कैन से इंडिविजुअली उनकी थिंकिंग्स पूछ रही हूँ, उनके डिसीजन पूछ रही हूँ, और उनको बोल रही हूँ कि आप अपने डिसीजंस बताओ, ये सारी चीजें। तो ये सब करने से भी टीम के अंदर मोटिवेशन आता है, उनको लगता है ओके हम भी कुछ है और हमारा भी वी कैन से कुछ वजूद है। वरना अगर ऐसा हो कि अपनी अपनी मर्जी चला रहे हैं, उनको बस टास्क दे दे रहे हैं, तो उनको बस ऐसा बोझ लगेगा वो काम। बट अगर उन्हीं के आइडिया पे सब वर्क कर रहा है, तो उनको लगेगा कि ओके दीज पीपल आर वर्किंग ऑन माय आइडिया। तो वो एक चीज हो जाती है ना, मेरी वाली चीज आ जाती है, तो टीम में अपने आप इम्प्रूव वी कैन से टीम में अपने आप ही मोटिवेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी जरूरी होती है कि टीम मेंबर से भी पूछो, उनके फीडबैक्स लो, उनकी उनके बारे में सुनो, उनके डिसीजंस के बारे में सुनो। उसके बाद ये तो हो गया कि हम कैसे अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं। देन उसके बाद होता है कि हाउ वी कैन एक्चुअली डेवलप अ कोलैबोरेटिव टीम कल्चर, यानी कि किस तरीके से हम ऐसा टीम कल्चर रखें कि टीम के अंदर सब लोग आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं, एक बॉन्डिंग भी है, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझ रहे, उनमें ऐसा कुछ ईगो नहीं आ रहा। तो हाउ वी कैन डेवलप दीज काइंड ऑफ टीम्स। तो सबसे पहले तो पहला स्टेप इज लाइक इनकरेजिंग डाइवर्सिटी। अब टीम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से आए हैं, ठीक है, डिफरेंट स्किल्स हो सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें भी वी कैन से बहुत ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए, कि ऐसे लोग मतलब हर सेक्टर के लोग जिनके डिफरेंट स्किल्स हैं, ठीक है, हर किसी को बोलना चाहिए ओके यू हैव टू शेयर योर आइडियाज। आप बताओ आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिससे कोई भी लेफ्ट आउट ना लगे, एंड लोगों को भी ना लगे कि ओके ये तो मार्केटिंग टीम से है, तो उसको हम टेक्निकल वाली चीजें क्यों पूछे, इसको क्या ही पता होगा, या फिर हम क्यों बोले इसको कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, इसका काम तो बस बेचना है ना। तो ऐसे अगर कंपनी वाले ये करेंगे, तो टीम्स के बीच में आपस में भी वो टीम्स ऐसे करेंगे और एक दूसरे की वैल्यू नहीं करेंगे, एंड वी डोंट वांट दैट। वी वांट कि हर कोई आपस में कोलैबोरेट करके काम करे, अच्छे से काम करे। तो वी शुड डेवलप अ इनकरेजिंग कल्चर, जहाँ पर एवरीवन इज इनकरेजिंग ईच अदर्स डिपार्टमेंट, ईच अदर स्किल्स, देयर एक्सपीरियंसेस एंड देयर पर्सपेक्टिव्स, ठीक है।
उसके बाद आता है फॉस्टरिंग टीम बॉन्डिंग, यानी कि वी आल्सो हैव टू डू सम एक्टिविटीज जिनसे टीम बॉन्ड हो रहा है। ऐसा नहीं होता, कल्चरल डे होते हैं, एथनिक डेज होते हैं, ऐसे कुछ डेज होने चाहिए जहाँ पर एक्चुअली में टीम ज्यादा स्ट्रांग हो, आपस में लोगों के वर्क में भी रिलेशन सही रहे, साथ में कोलैबोरेशन हो जिनसे स्ट्रेस भी कम हो और आपस में एक बॉन्ड भी बने। तो इस तरीके से की जब चीजें होती हैं तो टीम के बीच में आपस में भी कोलैबोरेशंस बढ़ते हैं और लोग आपस में एक दूसरे के कल्चर्स को समझते हैं, बातें होती है, अंडरस्टैंडिंग समझते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो दीज आर द स्टेप्स जिससे तुम एक कोलैबोरेटिव टीम कल्चर जनरेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं इनवाइटिंग कैंडिडेट्स टू जॉइन टीम, हाउ यू कैन इनवाइट वेरियस कैंडिडेट्स टू जॉइन योर टीम्स। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा, कि अब तुमने बिजनेस बना लिया, अब तुमने सब कुछ कर लिया, तुमने स्टार्टिंग में इनिशियली अपनी टीम भी बना ली, अब तुम्हें कुछ और ऐसे ही लाइक माइंडेड पीपल अपनी टीम में लाने हैं, अपनी कंपनी के अंदर लाने हैं। देन हाउ यू कैन इनवाइट दीज कैंडिडेट्स जो कि ये तुम्हारी टीम को ज्वाइन करे, क्योंकि ऑब्वियसली हायरिंग इज लाइक एन इसेंशियल, वी कैन से इसेंशियल पॉइंट और इसेंशियल फेजेस ऑफ योर स्टार्टिंग बिजनेसेस। और बड़ी बड़ी कंपनीज में भी हायरिंग तो हर जगह होती है ना। तो यू शुड, मतलब द थिंग इज, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कैसे कैंडिडेट देख रहे हो, तुम्हारे लिए व्हाट इज आइडियल कैंडिडेट, ठीक है, ये सारी चीजें। तो नाउ तुम्हारा लास्ट स्टेप क्या होगा, जब हमारे पास सब कुछ हो गया, अब हमें सिर्फ कैंडिडेट को इनवाइट करना है ताकि वो कैंडिडेट आगे हमारी टीम को ज्वाइन कर सके। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि तुम किस रोल के लिए अपने कैंडिडेट को लेना चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम ये ध्यान रखना है कि तुम जिस भी तरीके से डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि अभी तुम्हें जो इंसान चाहिए अपनी टीम के अंदर, वो कौन सी टीम के अंदर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम देख रहे हो कि प्रोडक्ट्स तो तुम्हारे ठीक बन रहे हैं, टेक्निकल में भी ठीक लोग हैं, मार्केटिंग में कम लोग हैं। तो अब तुम एक रोल डिसाइड करोगे कि ओके, अभी जो हम हायरिंग कर रहे हैं वो मार्केटिंग के लोगों के लिए कर रहे हैं, एंड वी वांट कि मार्केटिंग के वहां से ही कुछ इंडिविजुअल्स उठ के हमारे मार्केटिंग टीम में आए। तो ये सब होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो अगर तुम्हें किसी इंडिविजुअल को हायर करना है कि वो तुम्हारी टीम आके ज्वाइन करे, तो सबसे पहले तो तुम्हें उनको ये बताना होगा कि वो कौन से रोल में आ रहे हैं और तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, मतलब व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट। तो सबसे पहले तो तुम अपने रोल को डिफाइन करोगे कि तुम क्या चाहते हो कि उसकी उस पर्टिकुलर पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्या स्किल्स हो, क्या क्वालिफिकेशंस हो, ये सारी चीजें। जब ये सब हो जाता है तो तुम देखोगे कि क्या वो कैंडिडेट तुम्हारे कल्चर के लिए, तुम्हारे वीगन से कंपनी के लिए कल्चरली फिट है कि नहीं, क्या उसके थॉट्स अलाइन कर रहे हैं, जैसा कैंडिडेट तुम्हें चाहिए, क्या उसका बिहेवियर तुम्हें ठीक लग रहा है, उसका बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, ये सब ठीक लग रहा है, क्या वो पर्सन तुम्हें सेंसिबल लग रहा है, तुम्हें लग रहा है वो तुम्हें काम, लाइक वो तुम्हारी कंपनी में आके काम करेगा। तो ये सारी चीजें तुम्हें देखनी पड़ेंगी। अब देखो, रोल तो डिस्क्राइब हो गया, अब तुम क्या करोगे, अब एक जॉब डिस्क्रिप्शन दोगे, ठीक है। सबसे पहले तुमने डिसाइड कर लिया, ओके यू वांट सम मेंबर्स इन योर टीम फॉर दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक रोल। अब तुम क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे कि जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है, कंपनी को कैसे लोगों की जरूरत है, कंपनी का गोल क्या है, ये सारी चीजें लिखोगे। और उसके बाद तुमने लिखा कि तुम्हें अपनी कंपनी के लिए कुछ कैंडिडेट्स की जरूरत है और उनके साथ तुम्हारी क्या-क्या एक्सपेक्टेशंस है कि वो कैंडिडेट आकर क्या काम करेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो सब भी तुम्हें मेंशन करने की ज़रूरत है या फिर देखने की ज़रूरत है, ठीक है? उसके बाद ये देखोगे कि किस तरीके से तुम ये सब भी मेंशन करोगे कि तुम्हारी कंपनी में अगर कोई कैंडिडेट आ रहा है तो वो किस तरीके से ग्रो कर सकता है। एंड उसके बाद उसकी अ, मतलब एक होता है क्राइटेरिया कि दिस आर द एजुकेशन क्राइटेरिया जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन में होना चाहिए इफ ही इज विलिंग और ही और शी इज विलिंग टू जॉइन अवर कंपनी, ठीक है। तो दीज आर योर सेकंड पॉइंट कि जब तुम चाहते हो कि एक इंडिविजुअल तुम्हारी टीम के अंदर आए, तो सबसे पहले तो तुम्हें रोल पता होना चाहिए। उसके बाद तुम क्या चाहते हो उस कैंडिडेट से, किस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए आ रहा है, वो सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम आउटरीच करोगे और कैंडिडेट तक पहुंचोगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इज टू फाइंड अ पोटेंशियल कैंडिडेट, ठीक है, ऑन वेरियस डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स। सबसे पहले अपने नेटवर्क के अंदर पूछ लिया किसी से, ठीक है, जिनको हम रेफरल्स भी बोलते हैं, जहाँ पर लोग अपने कलीग्स, तुम अपने वी कैन से कलीग से या बोल सकते हो कि तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो अच्छा हो तो ले आओ। तो दीज़ आर नोन एज़ लेवरेज योर नेटवर्क, ठीक है? अपने नेटवर्क से पूछना। उसके बाद यू कैन पोस्ट दीज़ पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शंस ऑन लिंक्डइन, इंडीड, ग्लासडोर। देयर आर वेरियस सेक्टर्स वेयर यू कैन
पोस्टर जॉब प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद देन यहाँ पे देखो क्या होता है कि सबसे पहले अगर स्टार्टअप्स वगैरह है ना, तो वहां पर वी कैन से ऐसा रेफरल भी नहीं होता। वहां पर नॉर्मली कलीग्स को बोला जाता है कि एक कैंडिडेट फाइंड करो एंड उनका इंटरव्यू जो होता है, वैसी वाली चीज होती है। अब रेफरल बहुत सारे फॉर्मल भी होते हैं, इनफॉर्मल भी होते हैं। बहुत सारे फॉर्मल रेफरल्स होते हैं, ठीक है, ये सारी जिनमें लोगों को एक्चुअल में बोनस वगैरह मिलता है। और यहाँ जो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि अपने नेटवर्क से बात कर ली, उनको ज्यादातर बोनस वगैरह नहीं मिलता। दे जस्ट ऐसे ही अर्ली स्टेज होता है, स्टार्टअप्स होते हैं, वहां पर दे विलिंग कि उनकी टीम बढ़े, स्टार्टिंग में एक्सपेंड हो, तो वहां पर वो इतना सोचते नहीं है और जल्दी लोगों को ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है एम्प्लॉय रेफरल्स, जहाँ पर एक्चुअल में एम्प्लॉय रेफरल देते हैं और उसके बदले में एम्प्लॉयज को वी कैन से अब एक बोनस मिलता है, ठीक है। उसके बाद वेरियस रिक्वायरमेंट एजेंसीज होती है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे बिहाफ पे राइट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद होता है कि ये सब तो तुम्हारा हो गया कि तुमने लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट कर दिया, अपनी डिस्क्रिप्शंस भी दे दी, अपने रोल्स भी बता दिया। नाउ हाउ यू कैन इवन अट्रैक्ट द कैंडिडेट्स कि वो तुम्हारे पोस्ट पे आके, तुम्हारी जॉब पे आके अप्लाई करें, ठीक है। ये सब तुम कैसे कर सकते हो? तो पहली चीज तो यू यू शुड मेक श्योर कि तुम उनको अच्छा पे कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अच्छा कंपनसेशन दे रहे हो। उसके बाद ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करवा रहे हो उनसे, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, क्या पता तुम रिमोट ऑप्शंस भी दे रहे हो। तो ये सारी चीजें होती है, तो देयर आर पीपल वो एक्चुअली गेट अट्रैक्टेड एंड अप्लाई इन योर जॉब्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अपनी टीम कल्चर शो करो कि हम यहाँ पर जाते हैं, टीम का कल्चर बहुत अच्छा है, इतनी छुट्टियाँ मिलती हैं, ये एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है? और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि तुम्हें ये अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी अ, एंड तुम इस तरीके से खुद भी ग्रो हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जब लोग देखेंगे, दे विल गेट अट्रैक्टेड एंड दे विल अप्लाई ऑन द पर्टिकुलर जॉब पोस्ट, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, देखो सबसे पहले हमने ये सब देखा था, फिर हमने अप्लाई कर दिया। अप्लाई नहीं करा मतलब जॉब को लिंक्डइन वगैरह पे डाल दिया। उसके बाद हमारा इंटरव्यू प्रोसेस होगा। अब वी नीड टू सिलेक्ट अ राइट कैंडिडेट फॉर अवर बिजनेस। तो उसके लिए वी हैव डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट। सबसे पहले तुम्हारा शॉर्ट लिस्टिंग हो गया, स्क्रीनिंग हो गया, क्योंकि अभी तुम्हारे लिंक्डइन वगैरह पे देयर मल्टीपल पीपल वर अप्लाइंग फॉर योर जॉब। तो सबसे पहले तुम रेज्यूमे सिलेक्ट करोगे कि क्या ये इंसान सुटेबल भी है, इसके स्किल्स मैच कर रहे हैं कि नहीं, क्वालिफिकेशंस इसकी कितनी है नहीं है। उसके बाद तुम इंटरव्यूज कंडक्ट करवाओगे, जहां पर तुम देखोगे इज दैट पर्टिकुलर पर्सन इज राइट फॉर योर टीम, इज कल्चरली फिट, ठीक ठीक है, इज इज लाइक इस रेज्यूमे में बस नाम के स्किल्स लिख दिए या इसको सच में स्किल्स आते हैं, ये सारी चीजें यू विल चेक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, लास्ट में यू कैन इवन इन्वॉल्व अदर टीम मेंबर्स की बात करें इंटरव्यू में, उनका पर्सपेक्टिव ले, उनके ओपिनियंस ले। तो ये सारी चीज होती है। एंड उसके बाद इफ यू फाइंड दैट द पर्टिकुलर पर्सन इज सुटेबल, यू कैन इवन हायर दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो दीज आर ऑल द स्टेप्स ऑफ योर हाउ यू कैन इन्वॉल्व, वी कैन से these are the particular steps of how you can we can say how you can involve a particular person in your team, ठीक है, और how you can basically uh, hire other people इन योर कंपनी। ओके, नाउ आगे हम बढ़ते हैं, हम लोग। तो हमारा अगला टॉपिक है लीडरशिप मॉडल, कि व्हाट इज एक्चुअली लीडरशिप मॉडल और कंपनी के अंदर कैसे लीडरशिप होनी चाहिए और क्या इसके अप्रोचेस होते हैं। तो लीडरशिप मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लीडरशिप नहीं होगा ना, तो कोई भी रेडी नहीं होगा। देयर इज नो वन वो इज विलिंग टू वर्क, ठीक है, खुद से और टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो लीडरशिप बहुत जरूरी है, ठीक है। और क्या होता है ना कि एक कंपनी में अगर इफ यू आर सीइंग कि एक पर्टिकुलर इंसान है जिसमें लीडरशिप स्किल्स है और वो काम करे, तो उसको देख के उससे इन्फ्लुएंस होके बाकी लोग भी, बाकी टीम के मेंबर्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने लगते हैं। तो लीडरशिप मॉडल इज अ फ्रेमवर्क और अप्रोच दैट डिफाइन द बिहेवियर, क्वालिटीज एंड स्ट्रेटेजीज और लीडर शुड अडॉप्ट टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस देयर टीम टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो लीडरशिप मॉडल्स आर लाइक वो क्वालिटीज जो एक लीडर के अंदर, टीम लीडर के अंदर ये होनी चाहिए, सो दैट दे कैन गाइड देयर टीम्स एज वेल, ठीक है। अब देयर आर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप मॉडल। सबसे पहले होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में मेन फोकस करता है कि हम अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट कर सके, उनको अपना विजन बताए और लोगों को इनकरेज कर सके कि वो भी ग्रो करें, ठीक है। और ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, जहां पर लीडर का मेन फोकस होता है कि टीम मेंबर्स को भी इनकरेज करता रहे, वो भी ग्रो हो, उनका भी लाइफस्टाइल
चेंज हो, वो अच्छे से वी कैन से नॉट इवन लाइफस्टाइल, वर्किंग स्टाइल चेंज हो, ठीक है? और वो कंपनी के हित में सोचने लगे, वैसा कुछ। उसके ऐसे इस वाले लीडरशिप ऐसे लीडर्स जो कि अपनी इस टीम के लिए भी सोच रहे हैं, उसके बाद कंपनी के लिए भी सोच रहे हैं, इनको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। लाइक इस मॉडल को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, एक क्लीन विजन होता है दैट व्हाट दे वांट फ्रॉम देयर टीम, ठीक है? और यहाँ पे क्या होता है, दे इवन मोटिवेट देयर टीम, दे ट्राई टू मोटिवेट देयर टीम, दे ट्राई टू सपोर्ट देयर मेंबर्स। ऐसे वाले टीम मेंबर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं और वो चाहते हैं उनकी टीम मेंबर्स भी ग्रो करें एंड डेवलप करें। तो इस मॉडल को ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड मॉडल होता है जिसको हम बोलते हैं सर्वेंट लीडरशिप, ठीक है? इस मॉडल में क्या होता है, जो लीडर होता है उसका काम होता है कि वो क्या करे, टीम मेंबर्स की पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ सबको सपोर्ट करे। कोई ऑब्स्टेकल रास्ते में आ गया तो रिमूव कर देगा। यहाँ पर भी मॉडल जो जो टीम लीडर होता है उसको एक एम्पैथी होती है टीम के मेंबर्स से, उनके लिए कंसर्न होते हैं ऑब्वियसली। और उनका मेन काम होता है कि वो ज्यादातर ओनरशिप ले सके किसी भी टास्क की, ठीक है? साथ में अ, ये वाले जो लीडरशिप सर्वेंट लीडरशिप मॉडल होता है, जो लीडर्स ये वाला मॉडल फॉलो करते हैं, उनका मेन काम होता है कि वो पहले बाकियों को रखे एंड देन खुद को वी कैन से खुद के रिवॉर्ड्स वगैरह देखे। पहले बाकियों को सामने रखे, कोई रिवॉर्ड मिल रहा है या जो भी है, तो पहले अपनी टीम मेंबर्स को थैंक्स करे, ये सारी चीजें होती है। तो ऐसे वाले सर्वेंट लीडरशिप में क्या होता है, जो लीडर्स ऐसे होते हैं उनका मेन एम होता है कि वो अपने टीम मेंबर्स को ज़्यादा सपोर्ट करे, पर्सनली एंड प्रोफेशनली भी। और द आइडिया इज दैट व्हेन लीडर प्रायोरिटाइज देयर द नीड्स ऑफ देयर टीम्स, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है कि लीडर अपनी टीम की नीड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, तो इस वाले मॉडल को हम सर्वेंट लीडरशिप बोलते हैं। और ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मॉडल है, वहाँ पर भी अ, जो भी लीडर है वो पर्सनल ग्रोथ एंड प्रोफेशनल ग्रोथ अपनी टीम की भी इंकरेज करता है, ठीक है? उसके बाद आता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। तो दिस इज आल्सो अ मॉडल। दीज आर देखो जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये सारे मॉडल्स हैं जो कि एक लीडर फॉलो करता है, ठीक है? और ये मतलब कोई भी लीडर अगर तुम देखोगे उनमें इनमें से कोई एक स्किल्स वी कैन से वो इनमें से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करता होगा, ठीक है? अब देखो ऑटोक्रेटिक लीडर्स क्या होते हैं, इसको देखो। Autocratic leaders make decisions unilaterally without seeking input from team members. This model is typically effective in situations where क्विक डिसीजन मेकिंग इज नीडेड। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कौन से होते हैं, वो लीडर्स मतलब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप मॉडल कौन सा होता है, इसमें जो लीडर्स होते हैं वो अपनी सुनते हैं, सिर्फ वो क्विक डिसीजन ले लेते हैं एंड उनके लिए बाकियों के ओपिनियंस, उनके डिसीजंस इतने मैटर नहीं करते। अब ये वाले लीडर्स कहाँ पर अच्छे होते हैं, जहां पर वी नीड टू टेक अ क्विक डिसीजन, ठीक है? तो जहाँ पर हमें क्विक डिसीजंस की ज़रूरत है, ये सब है, तो ऐसे में ऑटोक्रेटिक लीडर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ऑटोक्रेटिक लीडर्स का की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो सबसे पहली चीज़ सेंट्रलाइज़्ड डिसीजन मेकिंग होगी। सारे डिसीजंस वो खुद लेते हैं और खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है? और ये क्या होता है कि यहाँ पे ना जो टीम मेंबर्स के साथ इन्वॉल्वमेंट होती है, वो कम होती है। टीम मेंबर्स ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो बस काम करेंगे जो उनको लीडर बोलेगा। तो ऐसे वाले जो मॉडल्स होते हैं उनको ऑटोक्रेटिक लीडरशिप मॉडल्स बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो ये भी एक लीडरशिप का ही मॉडल है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर डिसीजंस वगैरह क्या हो रहा है, एक सबसे पहले तो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है। यहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो फीडबैक्स भी दे रहे हैं, ठीक है? लीडर फीडबैक्स भी दे रहा है और बाकी जो टीम मेंबर्स हैं वो अपने ओपिनियंस भी दे रहे हैं और दे आर आल्सो इवन पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। तो इन इस तरीके के जो लीडर्स होते हैं जो अपनी टीम के भी सुनेंगे, उनके डिसीजंस को भी मानेंगे, इनको डेमोक्रेटिक लीडरशिप बोलते हैं। यहाँ पर मेन फोकस होता है टीम कोलैबोरेशन, जहाँ पर लीडर एक्चुअली वैल्यू करता है अपने टीम वालों को भी कि वो क्या डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है? एक ओपन कम्युनिकेशन होता है, तो इसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप। तो ये वाला हमारे पास एक और मॉडल होता है। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल है हमारा लेजिस फेयर लीडरशिप, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम अपने टीम मेंबर्स को ही बोल देते हैं ओके तो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस ले लो, तो टीम मेंबर्स ही डिसीजंस ले लेते हैं। और
वी कैन से यहाँ पर ना दिस इज द मोस्ट वी कैन से मोस्ट गुड वे जहाँ जिसकी हेल्प से हम टीम को मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीम वालों को क्या होता है कि अगर खराब हो तो इट विल बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अच्छा हुआ तो ऑल्सो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टीम मेंबर्स अच्छे से काम करते हैं और मोटिवेटेड रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने टीम मेंबर्स को अलाउ करते हैं कि वो डिसीजंस ले एंड साथ में खुद लाइक अपने खुद से डिसीजंस ले। तो यहाँ पर टीम मेंबर्स हैव द फ्रीडम टू मेक डिसीजंस एंड मैनेज देयर वर्क। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है लीडर्स को अपनी टीम्स पे, और ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत नहीं पड़ती हर चीज़ को लेकर। तो दीज़ आर वेरियस 5 मॉडल्स, और यहाँ पर कोई भी लीडर होगा वो इन्हीं में से कोई एक मॉडल फॉलो कर रहा होगा। कुछ इसी तरीका का होगा कि क्विक डिसीजंस ले रहा है, या फिर वीकेंड से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहा है, या अपने टीम मेंबर्स को पहले रख रहा है, खुद को बाद में रख रहा है, या फिर कुछ होंगे जो सब टीम मेंबर्स पे ही छोड़ देंगे, ये सारी चीज़ें, और कुछ होंगे जो खुद ही डिसीजंस ले लेंगे। तो कोई भी लीडर इनमें से कोई एक मॉडल को फॉलो करता होगा। उसके बाद आते हैं को लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज फॉर एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि लीडरशिप में जो लीडर है वो कोई भी मॉडल फॉलो कर रहा हो, बट देयर आर सम सर्टेन थिंग्स जो कि उसको फॉलो करनी ही होंगी, या फिर देयर आर सम सर्टेन स्किल्स जो कि एक लीडर के अंदर होनी ही चाहिए। और फिर फर्क नहीं पड़ता वो कोई भी मॉडल फॉलो करे, बट दीज आर द स्किल्स जो कि एक लीडर के अंदर होनी ही चाहिए, ठीक है? सबसे पहले तो विजनरी थिंकिंग। तो एक लीडर का क्लियर विजन होना चाहिए, उसे पता हो कि उसके फ्यूचर गोल्स क्या है, उसको क्या अचीव करना है, वो क्या कर रखा है, और क्या उसके लॉन्ग टर्म गोल है, ये सारी चीजें। तो ये सारी थिंकिंग्स होना मस्ट होता है एक लीडर के अंदर, एंड दिस आर द कोर लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज, ठीक है? उसके बाद एक लीडर के अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स होनी ही चाहिए। भले उसकी टीम कितना भी डिसीजन ले रही हो, ये हो वो हो कुछ भी हो, बट एक अच्छे लीडर को टफ टाइम्स में, प्रेशर में भी एक अच्छा डिसीजन लेना आना चाहिए। कितना भी प्रेशर हो, ये नहीं कि प्रेशर था तो मैंने एक डील साइन कर दी, ऐसा थोड़ी होता है। तो अ गुड लीडर इज वन जो कि प्रेशर्स को हैंडल कर पाए एंड टफ डिसीजंस भी ले पाए, ठीक है? उसके बाद एक अच्छे लीडर को, एंड नॉट इवन अच्छा लीडर, अगर एक लीडर है तो उसको बहुत ज्यादा अडेप्टिव भी होना पड़ता है, ठीक है? सडनली बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें आ जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस जाते हैं। अभी एक लीडर ये तो नहीं बोल सकता कि नहीं, नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं घर जा रहा हूँ। अगर वही ऐसा बोलेगा तो टीम तो वैसे ही कुछ काम नहीं करेगी। तो एक अच्छा लीडर हो कि वो सब कुछ अडैप्ट करे, है ना? सब कुछ अडैप्ट करे और फ़ोकस्ड रहे, और जब तक वीकेंड से काम कंप्लीट नहीं हो जाता, ऐसा नहीं है कि ज़िम्मेदारियों से हार जाए, भाग जाए, ये सब नहीं होना चाहिए। एक लीडर को साथ में इमोशनली इंटेलिजेंट भी होना चाहिए। अगर लॉस हो रहा है या जो भी है, तो या फिर उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ऐसा ना हो कि अपना गुस्सा बाकी किसी टीम मेंबर पे निकाल रहा है, या फिर जो भी है, ये नहीं होना चाहिए कि किसी पर्सनली किसी टीम मेंबर से खुंदस खा के बैठ गया, ये सब नहीं हो। वो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो एक लीडर को एक्चुअल में इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, ठीक है? वो अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर पाए, अपने टीम मेंबर्स की बातें समझ पाए, और अब एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट रखे। ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल इज कम्युनिकेशन स्किल। एक लीडर को अपनी बात सामने रखना आना चाहिए, ठीक है? उसको पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है, लोगों को समझ आना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ होनी चाहिए। तो और देखो, अब तक हमने मॉडल्स पढ़े, वर्किंग मॉडल्स, वेरियस मॉडल्स दैट आर फाइन, बट द थिंग इज ये वाली चीजें होती है जो हर लीडर के अंदर होनी ही चाहिए, एंड दीज आर कोर लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज, ठीक है? उसके बाद आता है तुम अपने खुद के लीडरशिप मॉडल्स भी बना सकते हो। देखो, दीज आर सम मॉडल्स जो कि लीडर्स फॉलो करता है अलग अलग तरीके से। कुछ लीडर्स सोचते हैं कि हम अपनी टीम वालों के डिसीजंस लेंगे, कुछ बोलते हैं कि हम सब कुछ अपने टीम मेंबर्स पे छोड़ देंगे, बट दीज आर नॉट वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल्स, ठीक है? You can even develop your own leadership model. Suppose if you are an entrepreneur, you're creating a team, तुम चाहोगे कि तुम्हारे टीम मेंबर्स कुछ और मॉडल्स भी फॉलो कर रही हो, कुछ और चीजें भी कर रही हो, तो यू कैन इवन क्रिएट दैट ऑल्सो, ठीक है? जैसे कि जैसे कि तुम सपोज कोई मॉडल बना रहे हो जिसमें तुम सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हो और खुद की ग्रोथ देख रहे हो कि तुमने कितना ग्रो कर लिया। तुम किसी सक्सेसफुल वी कैन से लीडर के एग्जांपल्स देख रहे हो, उनके एक्सपीरियंस देख रहे हो, ये सब, ठीक है? साथ में
तुम एक अच्छा अपना मॉडल खुद का ओन लीडरशिप मॉडल बना सकते हो। तुम लोगों से फीडबैक ले सकते हो दैट उनको क्या लगता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स इन योर लीडरशिप स्किल्स एंड व्हाट यू हैव टू इम्प्रूव। तो ये सारी चीजें होती हैं। आप सपोज तुम अपने टीम मेंबर से पूछो कि उनको क्या लगता है कि तुम्हारी लीडरशिप के अंदर क्या कमियां हैं या जो भी है वो तुम्हें बताएंगे एंड यू कैन इवन इम्प्रूव दैट। तो ये सारी चीजें होती हैं कि उनके बेसिस पे तुम खुद के फीडबैक सपोज यू आर डिसाइडिंग कि तुम्हें एक पर्टिकुलर मॉडल फॉलो करना है लीडरशिप का, जहाँ पर तुम कोई डिसीजन ले रहे हो। अब तुमने अपने लोगों से अपनी टीम मेंबर से फीडबैक लिया दैट उन्हें क्या लगता है तुम्हारी लीडरशिप को लेकर, और वो बोलते हैं कि आप हमसे नहीं पूछते या जो भी है ज़्यादा वक़्त दे देते हो एंड उसके बेसिस पे तुम क्या कर सकते हो, तुम खुद से चेंजेस कर सकते हो लीडरशिप मॉडल्स के अंदर और खुद का एक लीडरशिप मॉडल बना सकते हो कि नाउ अब तुम क्या करोगे, लोगों से भी बात करोगे लेकिन डिसीजन अपनी ही मर्ज़ी से लोगे, उनसे बात कर लोगे और फिर थोड़ा-सा क्या होगा कि लास्ट में फाइनल डिसीजन लेते वक़्त उनसे नहीं पूछोगे बट स्टार्टिंग में उनके ओपिनियंस ले लोगे। तो ऐसे करके इवन यू कैन क्रिएट योर ओन डिसीजन मॉडल्स, ठीक है? और ये सब करने के लिए इनके लिए अपने लीडर मॉडल बनाने के लिए यू कैन टेक फीडबैक्स फ्रॉम अदर्स, क्योंकि अपनी लीडरशिप क्वालिटीज तुम्हें ठीक ही लगेंगी तो तुम औरों से फीडबैक ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है कंक्लूजन हमारे पास। तो देखो, लीडरशिप मॉडल इज एन essential टूल फॉर एंटरप्रेन्योर्स as it defines their approach they take in guiding their team. Different leadership model can be adopted based on the context of the business and the needs of the team, but the most effective leader combine aspects of various models to create a unique approach that works for them. Key leadership competencies such as visionary thinking, adaptability, and emotional intelligence are crucial for long term success. By developing your leadership style and continually growing as a leader, you can inspire and motivate your team to achieve extraordinary results. ठीक है, तो यहाँ पर वही सारा कंक्लूजन दिया गया है जो मैंने तुम लोगों को बताया। अब इसी के साथ पहले मैं तुम्हें तुम्हारा सिलेबस दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो, हमने तुम्हारा ये सब पढ़ लिया, डेवलपिंग मार्केट प्लान्स, डेवलपिंग अ पावरफुल मार्केट प्लान, ई-कॉमर्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, ये सब देख लिया। उसके बाद कैसे टीम को डिवाइड करते हैं, डेवलप करते हैं, कैसे इनवाइट करते हैं कैंडिडेट्स को कि वो टीम को आके जॉइन करें, और व्हाट आर लीडरशिप मॉडल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीडरशिप मॉडल्स, ये भी कर लिया। तो इसी के साथ अब मैं फाइनली कह सकती हूँ कि गाइस हमने यूनिट 4 भी कंप्लीट कर ली है सारी की सारी। और इसी के साथ मैंने तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का सारे के सारे चारों यूनिट्स कवर कवर करवा दिए हैं। तो तुम्हें वो प्लेलिस्ट यहीं पर मिल जाएगी। अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर दो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी देखें, वरना मैं बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ नहीं डालूँगी फिर कितना भी बोलो तुम। मुझे व्यूज़ चाहिए, 1 के व्यू तो होने चाहिए इस पे, तभी जाके मैं अपलोड करूँगी बाकी, वरना मैं प्राइवेट कर दूँगी सारी वीडियोज़। ठीक है? तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना और शेयर करो। आई वांट कि तुम शेयर करो वीडियोज़ को, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो तुम्हें अच्छी लगी होंगी वैसे भी, ठीक है? तो और अपने रिव्यूज़ भी मुझे बता देना, जो भी है, समझ आया या नहीं आया और जो भी है, ठीक है? फीडबैक माँग रही हूँ मैं तुम लोगों से, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है कि फीडबैक ले लेने चाहिए, ठीक है? एंड बाकी मैं अभी बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी जैसे-जैसे बनती रहेंगी, और तुम्हें भी कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में बता देना। एंड पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।